आज जया बहुत खुश थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा राहुल सालों बाद कामकाज से छुट्टी लेकर घर वापस आ रहा था और वो चाहती थी कि अब उसके बेटे राहुल की शादी उसकी सहेली सुषमा की बेटी पलक से हो जाए, जो कि बहुत खूबसूरत और मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। जया और पलक दोनों घर को सजाने में लगी थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जया जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और जया और पलक की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि राहुल शादी करके अपने साथ अपनी पत्नी राधा को लाता है। माँ, ये राधा है, आपकी बहू। राधा जया के पैर छूती है। राधा को देख जया एकदम चिढ़ जाती है क्योंकि उसका रूप रंग एकदम काला होता है और वो एक साउथ इंडियन लड़की थी। पहले जया अपने बेटे राहुल से थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन फिर राहुल और राधा का स्वागत करती है। राधा बोली, अयो माँ जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है जी। राधा का काला रंग रूप देखकर जया की सहेली सुषमा हंसते हुए ताना मारते हुए कहती है, हाय राम जया, तू तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। बहुत कहा करती थी ना तू कि तू अपने बेटे के लिए चांद का हूर लाएगी, लेकिन तेरा बेटा तो काला लंगूर उठा लाया है। चल बेटी पलक, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। ताना देकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। सुषमा का ताना सुनकर बेचारी राधा को बहुत बुरा लगता है और जया भी अपनी बहू के सांवलेपन की वजह से उसे नापसंद करने लगती है और उससे चिढ़ी चिढ़ी रहती है। अब राधा दिन भर घर का कामकाज करती और सबका खूब ख्याल रखती, लेकिन जया उससे नाखुश रहती। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? सुबह सुबह नाश्ता मिलेगा या नहीं? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चला, काम चोरी तो कोई तुझसे सीखे वाला। अयो हाँ माँ जी, अभी लाई जी। राधा नाश्ता लेकर आती है, जो देखकर जया का चेहरा लाल हो जाता है। ये क्या बनाकर लाई है करमजली? वो माँ जी, ये हमारे तरफ का खास डिश है जी। ये पुट्टू, ये उपम, ये वड्डा सब आपके लिए खास बनाया है जी। आपको पसंद आएगा जी, आप एक बार खाकर तो देखिए। हाय राम, आज तो भूखा ही मारेगी ये मद्रासन। जाकर मेरे लिए कुछ चाइनीज बना कर ला, ये सब तो मेरी नौकर भी ना खाए। राधा रोते हुए बोली, अयो माँ जी, माफ करना, पर वो सब तो मुझे बनाते नहीं आता जी। हाय राम, ना जाने किस पाप के बदले ये मनहूस मेरे गले पड़ गई। चल हट, अब जा यहाँ से, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जया जानबूझकर बार बार मौका ढूंढकर राधा की बेइज्जती करती ताकि वो परेशान होकर घर छोड़ दे। एक शाम राधा शॉपिंग से अपने लिए कुछ कपड़े और गहने लाती है और खुशी खुशी अपनी सास जया को पहनकर दिखाती है। अयो माँ जी, ये कपड़े और गहने कैसे लग रहे हैं जी? कल उनके साथ ऑफिस की पार्टी में पहन कर जाने के लिए। आए हाय, ये कपड़े और गहने तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन तेरे जले हुए चेहरे पर नहीं, मेरे खूबसूरत चमकते हुए चेहरे पर, समझी? ला दे ये मुझे। बड़ी आई तैयार होकर पार्टी में जाने वाली, इसे पहनकर आज मैं किटी पार्टी में जाऊंगी। अयो माँ जी, ठीक है जी, ये सब आप पहन लीजिए, लेकिन मैं भी चलूं क्या आपके साथ किटी पार्टी में जी? जया ताना मारते हुए बोली, तुझे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। मैं और पलक जा रहे हैं, तुझसे लाख गुना खूबसूरत है वो। जया राधा का मजाक उड़ाकर वहाँ से किटी पार्टी में चली जाती है, जहाँ पार्टी में जया की एक सहेली कहती है, अरे जया बहन, मैंने सुना है कि तेरा बेटा खूबसूरत बहू लेकर आया है, पर तूने तो अभी तक उसकी मुंह दिखाई भी नहीं की। तो हम सब सोच रहे हैं कि परसों हम सब तेरी बहू से मिलने आए, उसके हाथ का खाना भी खा लेंगे। लेकिन वो बात वो है कि अब बात कुछ नहीं, हम सब परसों आ रहे हैं तेरी बहू की खूबसूरती देखने। ये सुनकर जया की चिंता बढ़ जाती है। वो परेशान होकर घर पहुंचती है। हाय राम, अब क्या करूं?
मुंह दिखाने में तो सबको पता चल जाएगा कि ये कलमुही मद्रासन मेरे घर की बहू है। लेकिन इतनी देरी हो गई, आखिर ये मद्रासन गई कहाँ? घर छोड़ के तो चली नहीं गई। भगवान करे ऐसा ही हुआ हो। तभी राधा बाजार से सामान लेकर घर आती है। जब देखो तब शॉपिंग करने निकल जाती है और यहाँ मेरे गले में जान अटकी पड़ी है। और ये क्या हालत बनाकर आई है? कपड़े गंदे और हाथ में खरोच, किसी से मारपीट करके आई है क्या कलमुही? अयो माँ जी, वो क्या हुआ ना जी, बाजार में एक चोर एक महिला और बुजुर्ग का सामान लेकर भाग रहे थे कि तभी। अच्छा ठीक है समझ गई। अब ज्यादा मुंह मत चला, मैं बहुत चिंता में हूँ इस वक्त। माँ जी, ये आपके लिए आपके घुटनों की दर्द की दवाई और ये आपका चश्मा ठीक करवा कर लाई हूँ। और माँ जी, एक आज बाबा मिले थे, उन्होंने ये मिट्टी दी है, बोला बहुत चमत्कारी है ये, इसे चेहरे पर लगाने से मैं गोरी हो जाऊंगी जी। हाँ, अब एक दिन में तो कोई चमत्कार ही तुझे गोरा कर सकता है। भगवान मेरी लाज बचाए। अब जा यहाँ से, परसों तेरी मुंह दिखाई है। जितना हो सके अच्छे से तैयार होकर जाना, समझी? अब राधा की मुंह दिखाई का दिन आ जाता है। जया की सब सहेली राधा की मुंह दिखाई के लिए इकट्ठा होती हैं। राधा खूब अच्छे खाने के पकवान बनाती है और घूंघट डालकर बैठी होती है। जब जया की सहेली गीता राधा का घूंघट उठाती है तो चमत्कार हो जाता है। राधा बहुत खूबसूरत लग रही होती है, बिल्कुल गोरी परियों की तरह सजी हुई। राधा की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे जया बहन, ये तेरी बहू है। सचमुच ये तो बहुत ही खूबसूरत और होनहार है। लाखों में एक है, लाखों में। तू जानती है, कल ही की बात है, बाजार में एक दो चोर मेरे और बाबूजी का सामान लेकर भाग रहे थे। किसी ने हमारी मदद नहीं की। तब तेरी बहू ने बड़ी बहादुरी से उन चोरों से हमें बचाया और हमारा सामान हमें वापस मिल गया। तब हमें पता चला कि ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर रह चुकी है। लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद इसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे इतनी होनहार बहू मिली है, सच में। अपनी सहेली गीता के मुंह से अपनी बहू की इतनी तारीफ सुनने के बाद जया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उसने हमेशा अपनी बहू की बदसूरती के आगे कभी उसकी अच्छी खूबियों और खूबसूरत मन को देखा ही नहीं। और इसके बाद अब जया और राधा खुशी खुशी मिलजुल कर प्यार से रहने लगे और साथ ही किट्टी पार्टी में भी जाने लगे। ये कहानी है नताशा की। नताशा बड़े घर की इकलौती बेटी थी। पिता बड़े बिजनेसमैन थे, तो किसी बात की कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने जो चाहा, जो मांगा, उसके पापा ने उसे दिला दिया। जिस चीज के लिए उसके पापा या मम्मी ने मना किया तो उसे अपनी जिद से पूरा कर लिया। 3 महीने पहले उसने एक ऐसी ही जिद की थी। नो 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 मतलब नो। तो फिर इस बार क्यों मना कर रहे हैं? बेटा, मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम गोवा अकेले जाना चाहती हो। तुमको जहां जाना है जाओ, लेकिन अकेले नहीं। तुम अभी छोटी हो। पापा, 23 की हो गई हूं मैं। कब तक आपके लिए छोटी रहूंगी? ठीक है, आप लोग मुझे नहीं जाने देना चाहते तो ये सही, लेकिन आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रहूंगी। आखिरकार नताशा की जिद की जीत हुई। वो अकेले ही गोवा घूमने चली गई। गोवा के समंदर किनारे ही पहली बार उसकी मुलाकात ध्रुव से हुई थी। दोनों एक ही दुकान पर नारियल पानी पी रहे थे। ध्रुव एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था और एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। पहली ही नजर में नताशा को ध्रुव से प्यार हो गया। गोवा में ही उन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। इस बार नताशा जब गोवा से अपने घर लौटी तो एक नई जिद लेकर, और वो जिद थी ध्रुव से शादी की। ध्रुव अच्छे घर का लड़का था। नताशा के माता पिता को पसंद भी था, लेकिन दोनों फैमिली के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क था। फिर भी नताशा की जिद के आगे दोनों झुक गए और उसकी शादी ध्रुव से हो गई। शुरू में तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन 1-2 महीने बाद ही नताशा को इस घर में दिक्कत होने लगी। क्या हुआ नताशा, नींद नहीं आ रही है क्या? आएगी भी कैसे?
इतनी गर्मी है और तुम्हारा पंखा मरियल जैसा चल रहा है। अरे वोल्टेज डाउन होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अजीब वोल्टेज है, जब से घर में शादी करके आई हूं तभी से डाउन है। सुनो ध्रुव, मुझे इस तरह गर्मी में सोने की आदत नहीं है। मालूम है नताशा, लेकिन क्या करूं? तुम्हें 10 बार तो बोल चुकी हूं मेरे कमरे में एसी लगवा दो, लेकिन तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। अच्छा, बाबूजी से बात करता हूं। तुम्हारे बाबूजी कोई इलेक्ट्रीशियन है जो उनसे बात करोगे? मुझे कल के कल इस घर में एसी चाहिए, नहीं तो तुम देखना मैं क्या करती हूं। ध्रुव का संयुक्त परिवार था। उसमें उसके रिटायर्ड पापा, उसकी मम्मी, उसके बड़े भाई की बीवी संगीता और उसकी 7 साल की बेटी गुड्डी थे। ध्रुव के बड़े भाई का एक रोड एक्सीडेंट में 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था। कुल मिलाकर उस घर में कमाने वाला सिर्फ ध्रुव ही था। घर का खर्च बंधा बंधाया था। उसमें जरा सा इधर उधर होने पर पूरे महीने का बजट गड़बड़ा जाता था। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था वो नताशा के कमरे में एसी कैसे लगवाए। पूरी रात वो इसी सोच में करवट बदलता रहा। अगले दिन सुबह के करीब 9:30 बजे ध्रुव के मम्मी पापा और ध्रुव डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। ध्रुव की भाभी संगीता उन्हें नाश्ता परोस रही है। एक पराठा और ले लीजिए ध्रुव। अरे नहीं भाभी माँ, पेट बिल्कुल भर गया है। ज्यादा खाऊंगा तो ऑफिस में नींद आ जाएगी। आपको दूं बाबूजी पराठा? बाबूजी कुछ जवाब देते उसके पहले नताशा वहां आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। क्या बात है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। नहीं, वो आज तुम बहुत देर से जगी, इसीलिए पूछा। मुझे आप लोगों के जैसे मिडिल क्लास की तरह सुबह सुबह जगने की आदत नहीं है। मैं हमेशा 11-12 बजे जगती हूँ। नताशा, ये तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? क्या मतलब कैसे बात कर रही हूँ? जो फैक्ट है वही तो बता रही हूँ। ध्रुव बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसीलिए चुप रहा। उसके ऑफिस जाने का समय भी हो रहा था, इसलिए वो ऑफिस के लिए निकल गया। आज नताशा दरवाजे तक उसे छोड़ने भी नहीं आई। नहीं तो अमूमन वो ध्रुव को दरवाजे तक छोड़ने आती, उसे बाय कहती, तभी वो ऑफिस जाता। उसी दिन दोपहर में। अरे नताशा, जरा सा एक काम कर दोगी? कैसा काम? सुनो ना, गुड्डी के स्कूल बस का समय हो गया है, मैं उसे जाकर ले आती हूँ। तुम जरा 2 सीटी के बाद कुकर बंद कर दोगी? आपका दिमाग खराब है क्या? मैं आपकी नौकर हूँ क्या? मैं अपने घर में 1 गिलास पानी लेकर भी नहीं पीती थी। 5-5 नौकर लगे रहते थे मेरे आगे पीछे। आप मुझसे कह रही हो कुकर बंद करने? आपको होगी इस तरह नौकरों की तरह काम करने की आदत, मेरी नहीं। अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मैं ही कर दूंगी बंद। करिए नहीं करिए उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद मुझे इस तरह से कुछ करने के लिए कहा तो ठीक नहीं होगा। घमंड में चूर नताशा किसी को कुछ नहीं समझती थी। जिस भाभी माँ को ध्रुव इतना सम्मान देता था, उसी भाभी माँ यानी संगीता को उसने खूब खरी खोटी सुनाई। वो बेचारी भी चुपचाप सुनती रही। उसी रात जब ध्रुव और नताशा सोने की तैयारी कर रहे थे तभी, ध्रुव, एसी का क्या हुआ? नताशा, समझा करो, अभी हाथ बहुत तंग है, तुम कुछ दिन इंतजार कर लो। लेकिन नताशा उस दिन कुछ और ही मूड में थी। ध्रुव ने जैसे ही कुछ दिन और इंतजार की बात कही, वो झूठ मूठ का जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर सभी लोग उसके कमरे में आ गए। क्या बात है ध्रुव, बहू क्यों रो रही है? अरे कुछ नहीं बाबूजी। क्या कुछ नहीं? क्या कुछ नहीं? मेरा जीवन नरक बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने। अरे बहू, ऐसा क्या हो गया? तुम क्यों ऐसी बातें बोल रही हो? देखिए माँ जी, मुझे आप जैसे मिडिल क्लास लोगों की तरह इतनी गर्मी में सोने की आदत नहीं है। मैंने ध्रुव को अपने कमरे में एसी लगवाने को कहा, लेकिन ये हर दिन टाल रहा है। कभी कहता है लास्ट मंथ है, कभी कहता है बजट बिगड़ जाएगा, कभी कहता है बाबूजी से पूछूंगा। देखो बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी इनकम बंधी हुई है, इसलिए हमें सोच समझकर खर्च करना होता है। देखिए बाबूजी, मुझे क्या पता था कि मैं कंगालों के घर ब्याह कर जा रही हूँ। आप लोग की हैसियत नहीं है तो मैं अपने पापा को बोलने जा रही हूँ एसी के लिए। अरे बेटा, ऐसा मत करना, मैं अपने पीएफ से पैसे निकलवा कर तुम्हारे लिए एसी लगवा देता हूँ। लेकिन नताशा ने किसी की नहीं सुनी और सभी के सामने अपने पापा को फोन कर दिया। अगले ही दिन उसके कमरे में एसी लग गया। अब तो उसे जिस भी चीज की जरूरत होती
वो अपने पापा को कह देती। ध्रुव को बहुत बुरा लगता, लेकिन वो जानता था कि वो किसी बात के लिए उसे रोकेगा तो घर में फिर कलेश बढ़ेगा। धीरे धीरे नताशा के नखरे और बढ़ने लगे। घमंड में चूर वो सभी से और भी मिसबिहेव करने लगी। वो छोटी सी गुड्डी को भी नहीं बख्शती, छोटी छोटी बातों के लिए सभी को ताना देती। अब तो वो ध्रुव को अपने परिवार से अलग रहने के लिए जिद करने लगी। हाँ, तो तुमने क्या सोचा ध्रुव? किस बारे में? यहाँ से अलग होने के बारे में। नताशा, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। क्या कहा, नहीं छोड़ सकता? ठीक है, तो तुम शाम को लौटो ऑफिस से, तब देखो मैं क्या करती हूँ। ध्रुव इन दिनों बहुत टेंशन में रहने लगा था। उस दिन भी जब नताशा ने ऐसा कहा तो वो पूरे रास्ते बाइक में बैठा यही सोचता जा रहा था। उसे लग रहा था कि आज घर में फिर कुछ बवाल होगा। फिर से नताशा उसके बूढ़े माँ बाप और विधवा भाभी को भला बुरा कहेगी। इन्हीं बातों को सोचता वो इतना परेशान था कि उसे पता ही नहीं चला कि ट्रैफिक की बत्ती लाल हो गई है। वो आगे बढ़ गया, तभी दूसरी ओर से आ रही बस से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। ध्रुव लहूलुहान हो बेसुध सा होकर वहीं गिर पड़ा। उसके एक्सीडेंट की खबर जैसे ही पुलिस वालों ने उसके घर में दी, घर में हड़कंप मच गया। माँ, पिताजी, भाभी, गुड्डी सभी का रो रो कर बुरा हाल था। नताशा ध्रुव को बहुत प्यार करती थी। उसने जब सुना कि वो बहुत सीरियस है तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वे सभी हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन नताशा वहां भी बाज नहीं आई। डॉक्टर साहब, कैसा है ध्रुव? वो बहुत ही सीरियस है, उसका काफी खून बह गया है, हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी तुरंत। डॉक्टर साहब, आप पैसों की बिल्कुल परवाह मत करिए। आप जितने कहेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख, उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। बस आप ध्रुव को ठीक कर दीजिए। अगर पैसों से ही सभी ठीक हो जाते तो इस दुनिया में कोई भी अमीर आदमी बीमार नहीं होता, कोई अमीर आदमी मरता ही नहीं। देखिए, आपके पैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन भूख लगेगी तो आपको रोटी ही खानी होगी। आप पैसे खा सकती हैं क्या? बीमार हैं तो दवा लेनी होगी। आप पैसे सिरहाने रखकर ठीक हो सकते हैं क्या? अपने पैसों का घमंड अपने पास रखिए और दुआ करिए कि पेशेंट ठीक हो जाए। और हाँ, जल्दी से ब्लड का इंतजाम करिए, नहीं तो पूरी दौलत देकर भी पेशेंट की जान नहीं बचेगी। डॉक्टर की बात सुनकर नताशा की बोलती बंद हो गई। भाभी माँ का ब्लड ग्रुप ध्रुव से मैच कर गया तो उन्होंने ही ब्लड दिया। पूरा परिवार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ध्रुव जल्दी ठीक हो जाए। छोटी सी गुड्डी भी रो रो कर अपने ध्रुव चाचू के लिए प्रार्थना कर रही थी। ये सब देखकर नताशा का दिल भर आया। उसे अपनी हर बदतमीजी याद आने लगी। बहरहाल ध्रुव का ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उसे होश में आने में 2 दिन लगे। मुबारक हो, ध्रुव को होश आ गया है। अब खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी उसे पूरा महीना अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। नताशा भी सिर झुकाए रोए जा रही थी। तभी भाभी माँ ने उसे गले लगा लिया। अरे, अब क्यों रो रही हो? अब तो ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया। भाभी माँ, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ना जाने अपने घमंड में आकर आप लोगों को कितनी बार नीचा दिखाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ, बाबूजी, गुड्डी, सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। नताशा उस दिन के बाद बिल्कुल बदल गई। उसका घमंड चकनाचूर हो गया है। ध्रुव भी महीने भर बाद अस्पताल से वापस लौट आया। अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। Thanks for watching.